नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2021 का एनालिसिस ये आपका 13वां वीडियो है। और आज हम आपसे 2 मिनट कुछ बात करेंगे जिसमें आपको बताएंगे आपको किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से अपने आप को अस्थायी बना कर रखना है। ये नहीं कि आपको डाइवर्ट होते रहना, इधर से उधर आपको भटकते रहना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी एक अस्थायी चैनल से जुड़ जाइए जहाँ से आपको विश्वास जिस पे जमे, मतलब जिस पे आपको विश्वास जमता हो वहाँ से आप एक अस्थायी चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आप अपना तैयारी को शुरू कर दीजिए। और कोई भी आपको ज़्यादा बुक किताब नहीं खरीदना है, नहीं तो जो आपका माइंड है इधर उधर आपका घूमते रहेगा। माइंड जो है मतलब डाइवर्ट होता रहेगा कि ये बुक पढ़े तो ये नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे तो ये नहीं होगा। तो आपको ज़्यादा बुक नहीं खरीदना। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं आपको सिंपल सा यूथ का बुक खरीदना है। मैथ खरीद लीजिए, प्रीवियस ईयर का रीजनिंग खरीद लीजिए और साइंस यानी सामान्य ज्ञान का खरीद लीजिए और वहीं से आप अपना तैयारी करिए। और कोई भी एक करेंट अफेयर का मैगजीन ले लीजिए और वहाँ से आप अपना तैयारी करिए। और सबसे पहले आपको क्या करना रहता है कि अगर आप कहीं भी जाते हैं, अगर मान लीजिए आप दोस्त के रूम पे गए तो आप दोस्त को जो भी बुक देखते हैं पढ़ाते हुए, तुरंत आन के क्या करते हैं, आप जाते हैं मार्केट और उस बुक को खरीद कर ला लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये है कि आप कहीं भी जाते हैं अपने दोस्त के साथ, मतलब जहाँ गए वहाँ देख को ये किताब पढ़ रहा है तो हम भी ये किताब खरीद लेते हैं और उसके साथ मतलब पढ़ना 2 दिन नया नया रहता तो शुरू शुरू आपको मालूम है कि शुरू आप पढ़ते हैं उसको 2 से 3 दिन और उसके बाद फिर क्या करते हैं, रख देते हैं। मतलब आपका जो माइंड है मतलब डाइवर्ट होते रहता है इधर से उधर। तो आपको क्या करना, अस्थिर यानी एक अस्थाई चैनल से आपको जुड़ना और एक एक मतलब कोई भी एक बुक को लेना और उसी को बार बार पढ़ना। तो आपको ज़्यादा किताब नहीं खरीदना है। ये नहीं कि आप दोस्त को देखे जो बुक पढ़ रहा है उसी बुक को आप भी खरीद लिए, ऐसा आपको नहीं करना आज के बाद। तो आपको कोई भी एक बुक लेना और आपको उसी से बार बार उसी को रिवीजन करिए तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। कोई भी किताब को आप लीजिए और शुरू से अंत तक पढ़ डालिए, सारा काम हो जाएगा। मतलब उसी को बार बार रिवीजन करिए। अगर आप रेलवे करें तो यूथ आपके लिए बहुत ही अच्छा, ये एसएससी किसी के लिए भी यूथ आप काम लीजिए प्रीवियस ईयर और उसको प्रैक्टिस करिए, उससे आपका काम हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। अब कहीं भी आपको क्या करना है, एक अस्थायी चैनल से जुड़ना है और तैयारी करना है, इधर उधर ज़्यादा कूदना नहीं है। तो आप यहाँ से पढ़ रहे तो आपको नोट करते जाना है। आप कहीं से पढ़िए लेकिन आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि रिवीजन करना होता है, पढ़ना बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में आपसे बनना चाहिए, जो भी आ रहा है आपसे एग्जाम में बनना चाहिए। तो एग्जाम में कब बनेगा, जब आप बार बार रिवीजन करिएगा। जब आप बार बार रिवीजन करिएगा, पढ़ाई का दूसरा नाम ही है रिवीजन। रिवीजन मस्ट बी इम्पोर्टेंट। पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उसको रिवीजन कौन कर रहा है ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। पढ़ता तो सब है लेकिन याद कैसे होगा, आपको बार बार रिवीजन करना होगा। तो इसी तरह से आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए और आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। एक अस्थायी चैनल से जुड़ना है और एक कोई भी एक 2-4 किताब रखना, ज़्यादा बुक भी नहीं लेना, नहीं तो माइंड है जो इधर उधर डाइवर्ट होते रहता है। और वहाँ से अपना उसी किताब को बार बार रीडिंग दीजिए, बार बार पढ़िए। और दोस्त को देख लिए, जैसे मैं शेर अगर हाथी को, मतलब शेर जो है और जो हाथी है दोनों का एक अलग अलग होता है रास्ता। जैसे मैं जो हाथी है शेर को देख के अगर छलांग लगाना स्टार्ट कर देगा तो आप समझ रहे हैं क्या होगा, तो अपना रास्ता पे चलता हाथी और शेर है जो अपना रास्ता से जाता है। तो दोनों का अलग अलग रास्ता हो सकता है। तो उसी तरह से आपका जो दोस्त हो सकता है उसका कुछ अलग रास्ता होगा, आपका अलग रास्ता है। तो आप जो है आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप अपना जो भी अंदर जो कमी है उसको निकालिए और उसको दूर करिए तो ही सिलेक्शन होगा। तो आगे चलते हम लोग और शुरू करते सीधा वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आज का जो पहला प्रश्न है, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है। और ये वीडियो आपको इसलिए ज़्यादा फायदा करेगा क्योंकि आपको ये मालूम चलेगा कि आपको कौन कौन सा चैप्टर, किस चैप्टर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है और आपको किस तरह से तैयारी करना है। ये आपको काम देगा क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न है तो आपको ये बहुत ज़्यादा काम देगा। तो भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए डी गुकेश, सबसे कम आयु के कौन है तो डी गुकेश। यही अगर पूछ देगा विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर
भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथन आनंद, ये याद रखिएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी पहले हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी, लिख लीजिए, राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न किसको दिया गया? राजीव गांधी खेल पुरस्कार, पुरस्कार कर लीजिए। राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले और किसे दिया गया? तो विश्वनाथन आनंद। यहाँ फर्स्ट कर लिया, यानी पहले भारतीय राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। और भारत के सबसे कम आयु के डी गुकेश, यही पूछ लेगा भारत के सबसे युवा तो हो गया, और एक अगर पूछा भारत यानी 20 में भी पूछ सकता है। मान लीजिए 20वें में पूछा कि 20वें में, तो 20वें में अगर पूछेगा 20वें में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर, तो अभिमन्यु मिश्रा, अभिमन्यु मिश्रा। और ये कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। 20वें में सबसे कम उम्र जीएम यानी ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर 20वें में सबसे कम उम्र के, तो अभिमन्यु मिश्रा। और ये कहाँ का है? तो यूएसए। और अगर पूछेगा कि भारत में 68वां यानी जो नए ग्रैंड मास्टर, यानी नए ग्रैंड मास्टर भारत में 68वां ग्रैंड मास्टर पूछेगा, तो 68वां ग्रैंड मास्टर कौन है? अर्जुन कल्याण। यानी नवीनतम ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण। और जल्दी में ही एक 69वां ग्रैंड मास्टर बना। तो अगर नवीनतम पूछेगा तो अब अर्जुन कल्याण नहीं हो, क्यों? क्योंकि 68वां पहले था, लेकिन 69वां हाल ही में बन गया। कौन? तो हर्षित राजा, हर्षित राजा, हर्षित राजा। तो आप इसको याद रखिएगा, इतना आपसे पूछेगा। सबसे कम पूछेगा भारत में तो डी गुकेश, विश्व में पूछेगा तो क्या बताएंगे? अभिमन्यु मिश्रा, अभिमन्यु मिश्रा। और भारत में पूछेगा तो डी गुकेश। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, और पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी हैं विश्वनाथन आनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चले। अगला जो प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती है? लिख रहा कि उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती है? तो कौन सी नदियां मिलती है? गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती कहाँ मिलती है? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। इसको नोट कर लीजिएगा। और गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री। और आपको हम कुछ इस तरह से फिगर छाप के बताए थे। यहाँ हो गया बीच में मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से इस साइड से कौन सा नदी निकलता है? ब्रह्मपुत्र। इस साइड से सिंधु, और इधर राजस्थान झील इसी का हिस्सा, जिससे कौन सा नदी निकलता है? तो सतलज। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। और सोन नदी अमरकंटक से,
अमरकंटक से कौन सा नदी निकलता है? अमरकंटक मान लीजिए यहाँ, तो इधर से हो गया सोन नदी और इस साइड से नर्मदा। और एक जो प्रश्न पूछेगा, देखिए ये आप देख रहे हैं नर्मदा, तो पूछता कि विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है, यानी कौन सी नदी है? तो नर्मदा। ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी के नीचे। तो आपको किस तरह से याद रखना, ताप, यानी ताप मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर देंगे तो कोई भी वस्तु क्या होता है? नरम होता है। यानी ताप हम लोग कहाँ से देते हैं? नीचे से। तो ताप्ती नीचे और नर्मदा उसके ऊपर है, इस तरह से आप याद रखिए। यानी ताप हम लोग नीचे से देते हैं तो नरम होगा, तो ताप नीचे से देंगे, नीचे हो जाएगा ताप्ती, उसके बाद हो जाएगा नर्मदा, यानी ऊपर नर्मदा। तो आप इसको याद रखिएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी एकमात्र नदी है? तो माही नदी। और कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्य। इसको आप याद रखिएगा। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए। अगला पॉइंट पे चले। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य या अन्य तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन कहने का मतलब 2 छोटे छोटे मिलकर का एक बड़ा परमाणु निर्माण करेंगे। नाभिकीय संलयन और एक बड़ा परमाणु टूटे क्या होगा? छोटे छोटे में यानी बढ़ जाएगा, फिर भी इधर इधर यानी इस तरह से क्या होता है? बढ़ जाता है। तो संलयन का मतलब होता है जुटना और विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो नाभिकीय संलयन सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। अगर पूछेगा नाभिकीय विखंडन, तो एक होता है हाइड्रोजन बम, एक होता है परमाणु बम। कौन सा होता है? देखिए इसको लिखिए, एक होता है हाइड्रोजन बम, एक होता है परमाणु बम। परमाणु बम और एक होता है हाइड्रोजन बम। एक क्या होता है? हाइड्रोजन बम। तो परमाणु बम किस संलयन पर आधारित है? किस पे आधारित है? परमाणु जो बम है नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन? तो जो परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन पे है। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन पे। तो इसमें भी कुछ कभी कभी डिफिकल्ट इसको भी कर देता है। एक देता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, एक देता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कहने का मतलब जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, और अनियंत्रित कहने का मतलब जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कहने का मतलब जिसको नियंत्रित, जैसे मैं परमाणु बम अगर आप फोड़ दीजिएगा तो उसको आप नियंत्रण कर पाइएगा? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अगर ऑप्शन में दोनों है, नाभिकीय विखंडन एक ऑप्शन है ए में और बी में अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, तो जो राइट आंसर होगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ। अगर नहीं रहेगा तो मारेंगे नाभिकीय विखंडन। जिसमें ऑप्शन किस तरह से देगा? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन एक नियंत्रित। तो जो नियंत्रित हम जैसे में क्या हो गया? हाइड्रोजन बम। तो बम जैसे दिवाली आप होली में देखते, कोई भी बम फोड़िएगा तो उसको हम नियंत्रित फिर नहीं कर पाते। तो क्या हो जाएगा? अनियंत्रित, यानी अनियंत्रित पे स्थित है। अगर हाइड्रोजन बम पूछेगा तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पे आधारित है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। यही पूछ लेगा कि सूर्य या अन्य तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नियंत्रित नाभिकीय संलयन। क्यों? क्योंकि सूर्य या अन्य तारों का जो उसका प्रकाश उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? ये तो प्रश्न ने पूछा ही नहीं, तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता। तो यूएन के महासचिव
महासचिव फर्स्ट पूछेगा त्रिगबेली, हो सकता है पूछा किस देश, तो अभी फर्स्ट भी पूछ सकता है। त्रिगबेली नॉर्वे, नॉर्वे। और वर्तमान में बात करें एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। और ये कहाँ का? पुर्तगाल। इनका जो कार्यकाल था 2021 में यानी समाप्त, यानी 2022 जो 2021 से दिसंबर यानी 31 दिसंबर को समाप्त होने वाला था, लेकिन फिर से 31 दिसंबर 2021 से दूसरा कार्यकाल इनका शुरू हो जाएगा, जो कब तक चलेगा? 2026 तक, याद रखिएगा। और वर्तमान में पूछ लेगा कि अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे अब्दुल्ला शाहिद। और मालदीव के क्या है? तो विदेश मंत्री शाहिद। तो ये सब चेंज होते रहता है, तो आपको ध्यान देना होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद। और वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। जो दूसरा जो कार्यकाल होगा कब से स्टार्ट होगा? 31 दिसंबर 2021 से कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2026 तक। और त्रिगबेली पहले महासचिव, नॉर्वे। और इसका यूएनए का हेडक्वार्टर का न्यूयॉर्क, यूएसए में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? तो नॉर्वे। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मानक यामयोत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो देखिए यहां कौन सा एक नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका लाइन हो जाएगा, ये वाला लाइन, ये जो लाइन है इसी को हम बोलते हैं 82.5 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री। कभी कभी ये भी पूछ लेता है 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर देशांतर रेखा। या पूर्वी लिख लीजिए, पूर्वी देशांतर रेखा। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए। आपसे पूछेगा कि जो भारतीय यामयोत्तर रेखा है कितना डिग्री से होकर गुजरता है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होकर गुजरती है। इसको याद रखिएगा। और इसमें पूछेगा कहाँ से गुजरती है, तो जगह के नाम भी कभी कभी दे देता छोटा। तो इलाहाबाद, नैनी के निकट मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर से होकर ये गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 5। तो 5 में कौन कौन सा आप देख सकते हैं। मैप अगर आप याद किए होंगे तो आपको ध्यान में देना होगा कि यहाँ आप देखिएगा, ये आपका यूपी है, ये क्या है? यूपी है। उसके बाद आइएगा तो यूपी के बाद ये क्या है? जो ये आपको हो जाएगा यूपी के बाद एमपी यानी मध्य प्रदेश। उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। उसके बाद देखिएगा तो हो जाएगा उड़ीसा। और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो यहाँ जो राज्य है आंध्र प्रदेश से तो गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी, उड़ीसा से भी।
तो बिहार से नहीं गुजरता। जो देखिए जो बिहार का जो स्थिति है ये स्थिति है, ये जो आप देख रहे हैं बिहार का ये स्थिति है, क्या ये वाला ये है जो बिहार है, तो यहाँ से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न चले। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी। किससे संबंधित है? तो उड़ीसा से। और इंपॉर्टेंट जो भी नृत्य है क्लासिकल डांस, तो क्लासिकल डांस कौन कौन सा है? भारत में टोटल जो क्लासिकल डांस है कितने हैं? 8। यानी शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। आपको याद रखना, पूछ लेता है। और कभी कभी पूछ ले कौन सा इनमें से क्लासिकल डांस नहीं है, या हिंदी में देगा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो 8 कौन कौन सा वो याद रखना है, और जो इम्पोर्टेंट है। तो 8 में एक भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु। कथक, कथक उत्तर भारत देगा, या कभी कभी उत्तर प्रदेश भी देता है, तो आप याद रखिएगा उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। कथक। कथकली कहाँ हो जाएगा? कथकली केरल। कथकली कहाँ हो जाएगा? केरल। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी यानी पुड़ी, कुचिपुड़ी, तो पुड़ी से हम आपको बताए थे बूढ़ी, और बूढ़ी क्या होती है? आंधी, यानी आंध्र प्रदेश। तो ये आपको हो जाएगा, देखिए मणिपुरी, यहाँ मणिपुरी लिखा हुआ है, आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। मणिपुरी, मणिपुर का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल हो जाएगा। उड़ीसी, उड़ीसा हो जाएगा। और सतरिया, तो जो सतरिया है जो क्लासिकल डांस कहाँ का है? असम। लिख लीजिएगा असम। एक और हम फिर से बोल रहे हैं, आप उसको लिखिएगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी नाम से ही लग रहा है मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, उड़ीसी उड़ीसा, सतरिया असम। और असम का अन्य नृत्य की बात करें तो जैसे में हो जाएगा बिहू। बिहू कहाँ का नृत्य है? असम। बिहू कहाँ का नृत्य है? असम। पंडवानी छत्तीसगढ़। यक्षगान कर्नाटक। यक्षगान पूछे कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक। अगर पूछेगा ओनम केरल, ओनम कहाँ का नृत्य है? तो केरल का नृत्य है। और एक होता है तमाशा और एक होता है नौटंकी। तमाशा और एक नौटंकी। तो तमाशा और नौटंकी के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY को वर्ष में शुरू किया गया, यानी किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2003 में, 2003 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख लीजिए। सारा तो याद रखना संभव नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग याद रख सकते हैं। कुछ दो चार जो पूछ सकता है तो बहुत संबंधित, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग याद रखेंगे। तो बांसुरी, तो बांसुरी से कौन संबंधित है? बांसुरी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो बांसुरी वादक थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो कभी कभी पूछ लेता है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? ये क्या थे? बांसुरी वादक चौरसिया। और एक और लिख लीजिएगा जो बांसुरी वादक से संबंधित, पन्नालाल घोष। ये दो इंपॉर्टेंट है जो बांसुरी वादक है, पन्नालाल घोष।
पन्नालाल घोष। संतूर लिखिएगा तो संतूर से पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा। तबला लिखिएगा, तबला जाकिर हुसैन। जाकिर, तो ये भारत के कैमे राष्ट्रपति थे? तीसरे, और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। तबला जाकिर हुसैन। और एक और लिख लीजिएगा जो संबंधित है तबला से, पंडित किशन महाराज। ये भी क्या है? तो तबला वादक। शहनाई बिस्मिल्लाह खां। कहते हैं ना कि शहनाई बजेगी, यानी शादी में जो बजता है, बिस्मिल्लाह खां। और एक और लिखिएगा सितार, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। और बीना वादक डॉक्टर लालमणि मिश्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद आप रख सकते हैं। बांसुरी से पूछेगा तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या पन्नालाल घोष, दोनों क्या हैं? तो बांसुरी वादक। संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा। तबला जाकिर हुसैन और पंडित किशन महाराज। शहनाई बिस्मिल्लाह खां। सितार पंडित रविशंकर। और बीना वादक डॉक्टर लालमणि मिश्र। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये वायलिन से संबंधित है। किससे? वायलिन। वायलिन। और सितार से कौन संबंधित है? सितार से पंडित रविशंकर। और बांसुरी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। देखिए यही आपका क्या है? वायलिन है। ये जो बजा रहा है, ये जो बजा रहा है क्या है? वायलिन है। ये जो बजा रही है क्या? वायलिन है। ये जो बजा रहा है ये भी वायलिन है। अगला प्रश्न चले। वर्ष 1990 से 1984 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए इनमें से किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था? किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए मैगलेन अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? नाम भी सुनिएगा तो हंसी लगेगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? संधि का मतलब होता है, संधि का मतलब ही होता है मिलना, जहां ज्वाइंट होता है, मिलन होता है, संधि मिलन। नाम सुने? संधि मिलन। शादी में होता है संधि मिलन। तो संधि का मतलब होता है जहां मिलन होता है, यानी ज्वाइंट होता है। तो इसका नाम क्या है? नाम भी बहुत अजीब है, जानु संधि। क्या है? जानु संधि। तो नाम है बहुत ही, देखिए यही आपका क्या है? जानु संधि। ये जो घुटना में होता है ये आपका क्या? जानु संधि। तो सबसे बड़ी संधि कौन सी है? तो जानु संधि। कहाँ होती है? घुटना में। इसको भी आप याद रखिएगा। स्वतंत्र से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। और इनको क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बायोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। बायोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हाँ, और एक थ्योरी निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत,
बहुत ज़्यादा ही पूछता है। देखिए हम वही बताते जो आपसे पूछेगा एग्जाम, ये नहीं कि आपको कुछ भी बता दें, क्योंकि माइंड भी है जो जितना ज़्यादा आप याद रखें ना उतना भूलने के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप वही बात को याद रखिए जो आपसे पूछा जाएगा। तो धन निष्कासन का सिद्धांत, ये नहीं कि जैसे होता क्या है ना कि कोई भी मान ली कुछ प्रश्न पूछ दिया इधर, जो भी दोस्त या कोई भी मान ली कोई प्रश्न पूछा और हम नहीं बता पाए, तो लगता है कि हम नहीं बता पाए, अच्छा आज इसी को जाके पढ़ेंगे। तो आप ऐसा नहीं करिएगा, आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है आप उसको पढ़िए। इधर जो पूछा जा रहा है पूछने दीजिए, कुछ भी पूछ सकता है, आप पूछ देगा। जैसे मान लीजिए कि ओल जो होता है क्या होता है, बहुत जो जीभ में कटकटाहट कोड़ता है जिसको हम बोलते हैं, किसके कारण होता है? ये सब कोई प्रश्न है? ये सब कोई भी प्रश्न नहीं है। ओल आप खाए हैं? ओल का जो सब्जी होता है आप खाकर कभी देखिएगा। तो ये जो क्या होता है बहुत ही मतलब हम उसको बोलते हैं बिल्कुल इधर में कोड़ता है, नहीं कहते अरे बड़ी कोड़ रहा है। तो पूछे किसके कारण से होता है, ये सब कोई प्रश्न नहीं है। तो आप वही पढ़िए जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इधर क्या पूछा जा रहा है उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। अरे पूछा नहीं आया, नहीं बताया, क्या दिक्कत है? नहीं मालूम है, नहीं बताया। जो हमसे एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको नहीं याद रखेंगे? तो धन निष्कासन का सिद्धांत इसी को बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसका नाम क्या है? ड्रेन वेल्थ थ्योरी। ड्रेन वेल्थ थ्योरी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। तो कभी कभी इंग्लिश भी दे देता है, मतलब इंग्लिश को ही हिंदी में दे देता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ या ड्रेन वेल्थ थ्योरी। ड्रेन वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ या ड्रेन वेल्थ थ्योरी देता। धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वायोवृत पुरुष के नाम से कौन जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। और सर्वाधिक बार अध्यक्षता कौन के थे राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो दादा भाई नौरोजी। पहला 86 में, 1886 में, दूसरा 1893 और तीसरा 1906। और पहले पारसी कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और कांग्रेस से रिलेटेड अगर आप और भी याद रखना चाहते हैं, जैसे में पूछ लेगा कि पहली बार राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया, किस अधिवेशन में गाया गया? पहली बार राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया, कहाँ गाया गया, कब गाया गया और उसका अध्यक्षता किसने किया? ये सभी प्रश्न पूछता है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न ये सब पूछेगा। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसको आप याद रखें। तो ये हो जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय गीत पहली बार कहाँ गाया था, किस अधिवेशन में, तो 1896 का अधिवेशन था, कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्र गीत को गाया गया था। और उसकी अध्यक्षता कौन के थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी। इसको आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। पहली बार राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1896 का अधिवेशन था। और उसके अध्यक्षता कौन के थे? रहीमतुल्लाह सयानी। और पहली बार राष्ट्रीय गान पूछेगा तो 1911 के अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में। और उसके अध्यक्षता कौन के थे? तो पंडित बिशन नारायण धर। अगला प्रश्न पे चले। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 देश के इनमें से किन दो शहरों के मध्य जलमार्गों परिवहन हेतु पहले से ही है? यानी पूछ रहा है सिंपल प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है कहां से कहां तक है? तो हल्दिया से, यानी इलाहाबाद से हल्दिया बोल लिए, और उसी को क्या बोलते हैं? प्रयागराज। यानी हल्दिया से प्रयागराज या इलाहाबाद से, देखिए कंफ्यूज नहीं हो जाएगा इसमें। इलाहाबाद टू हल्दिया। तो देखिए इलाहाबाद की जगह प्रयागराज भी लिख सकता है। तो या तो इलाहाबाद से हल्दिया या हल्दिया से इलाहाबाद बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इलाहाबाद की जगह प्रयागराज भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट जलमार्ग, फर्स्ट राष्ट्रीय जलमार्ग। और सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा, यही है। और धुबरी से सदिया दूसरा, यानी सेकेंड राष्ट्रीय जलमार्ग, सेकेंड राष्ट्रीय जलमार्ग। और किस पे, तो ब्रह्मपुत्र नदी। और काकीनाडा से पुदुचेरी, काकीनाडा से पुदुचेरी ये आपका हो जाएगा कैमा, तो ये हो जाएगा चौथा। तो दो को आपको याद जरूर रखना, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। कौन कौन सा आप याद रखिएगा, पहला और दूसरा। एक ये कैमा हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग चौथा, और एक कौन सा है, तीसरा है। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चले। इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? तो ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में। इलाहाबाद के किस पार्क में भी पूछ लेता, कभी कभी पार्क का नाम दे देता, तो उसका नाम क्या है, अल्फ्रेड नोबेल पार्क, अल्फ्रेड नोबेल पार्क। ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पे चले। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया? तो ये ब्रिटिश से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी। तो हम सोच रहे कि आपको सीरीज यानी जो भी मेन टॉपिक है उसका सीरीज करा दे, जैसे मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद, संशोधन, ये सब में जो इम्पोर्टेंट है उसको हम ला के करवा दे एक बार। तो सोचते हैं संडे का आपको हम वीडियो नहीं देंगे, संडे का जो आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस है इसका वीडियो आपको हम नहीं देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जो भी कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसका वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो पीछे के जो भी रहेगा उसका रिवीजन भी हो जाएगा जो आप पढ़े हैं, और एक शॉर्ट नोट भी तैयार कर लीजिएगा जिससे एग्जाम में फास्ट रिवीजन करने में काम आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मॉनिट्रियल जिनेवा, मॉनिट्रियल में स्थित है। स्विट्जरलैंड, जिनेवा बोल दे क्या, मॉनिट्रियल स्विट्जरलैंड मतलब स्थित है। और जिनेवा में किसका किसका मुख्यालय है? एक तो हो गया WHO, और एक हो जाएगा WTO, एक हो जाएगा क्या, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी जिनेवा में। इसका स्थापना होता है 7 अप्रैल 1948 को। इसी का स्थापना दिवस में मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। और मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल यह किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। एलिफेंट एक्ट 1992। और राइट टू एजुकेशन, RTE यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009 का अधिनियम था। लागू कब से हुआ? 2010 से। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार 2005 में। तो ये सब सारा आपको बता दिया गया है और इसका नोट आपको दे दिया गया टेलीग्राम चैनल पे। जो भी आपको नोट चाहिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, कोई चार्ज नहीं है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोमगो लिखा गया। सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ देता है जो नया है। सोमगो झील तो सिक्किम में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट झील है उसको आप एक बार देख लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट झील है। तो आपको जो याद रखना, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? और एक याद रखिएगा, भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सा है? बुल्लर झील, उसको याद रखिएगा, बुल्लर झील। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा? राजमसंद झील है, राजमसंद झील, इसको आप याद रखिएगा। और याद रखिए ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन सा है? तो लोनार झील, इसको याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील एक कौन सा? तो चिल्का झील। यहाँ अगर आपको क्लीन नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर देख लीजिए,
ए आपका हो जाएगा चिल्का झील, चिल्का झील। ए हो जाएगा लोकटक झील, मणिपुर, मणिपुर। देखिए भारत की सबसे बड़ी लैगून झील पूछेगा तो चिल्का झील, और पूर्वोत्तर भारत लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर, बुल्लर झील जम्मू कश्मीर। लुनार झील महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ज्वालामुखी से निर्माण हुआ, इसको भी आप याद रखिएगा। राजसमंद, ये आपका कहाँ हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और याद जो इसमें रखना, सांभर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में, इसको भी आप याद रखिएगा। इतना याद रखिएगा जरूर, जो आपसे पूछा जा सकता। पूछा तो इसे एग्जामिनर कुछ भी कभी कभी पूछ देता है, नया नया भी पूछ देता, तो आपको मिलनी इतना ध्यान देना है। एक बार आप सारा जो भी आपका जो भी चैप्टर उसको आप एक बार रीडिंग कर लीजिए। क्यों, क्योंकि रीडिंग अगर आप एक बार करके रखिएगा तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा तो माइंड में आ सकता है ऑप्शन से, रीडिंग अगर आप करके रखिएगा तो। शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एक्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या करने के लिए किया जाता है, कट करने के लिए किया जाता है। तो आप कंप्यूटर सीखिएगा तब वहाँ जान जाइएगा, कट करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, माचू पिच्चू के इक्का अवशेष किस देश में स्थित है। नाम भी वैसे माचू पिक्कू, ये कहाँ स्थित है, पेरू में। माचू पिक्कू के इक्का अवशेष किस देश में स्थित है, पेरू। कहाँ स्थित है, पेरू। इंपॉर्टेंट दर्रा है, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट दर्रा है वही आपको दिया गया है यहाँ, इसको आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आज के लिए जो भी आपका प्रश्न था, मतलब कलेक्ट किए थे आपके लिए, वो सारा आज क्या हो गया, समाप्त हो गया। आज के लिए हम लोग आज यहीं रोकते हैं इस वीडियो के, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।